रिंकू घर आया और अपनी माँ के पास गया। माँ कहाँ हो, चलो आज घूमने चलते हैं। और बोला, माँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊँगी, तुम लोग चले जाओ। अरे मेरी माँ चलो तो, मैं हूँ ना। शिखा तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर लो। जी। शिखा और रिंकू ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो। बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। रिंकू ने अपने दोनों बच्चे चीकू और पिंकी से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और एकाएक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर रिंकू ने अपनी माँ से कहा, माँ गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्ध आश्रम देखकर उर्मिला जी थोड़ा चौंकी। शिखा तुम भी बच्चों और माँ को लेकर अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। उर्मिला जी अब थोड़ी सामान्य हुई कि और सब लोग आश्रम में आ गए। उर्मिला जी सबसे मिलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो है नहीं, कहाँ गए तीनों? उन्हें देखो तो। ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेकर क्यों आ रहे हो? तब आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप उर्मिला जी हैं ना? जी हाँ। जी, तो आज से आपका कमरा वो रहा, मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेंगी। भाई साहब, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम रिंकू है ना? जी, तो आपके रिंकू ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा हुआ था क्या? इसके आगे उर्मिला जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। न आँख से आंसू बह रहे, न मुंह से एक शब्द निकल रहा, न ही उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। फिर उर्मिला जी अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया कि ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू। उसने मुझसे पूछा नहीं, बस बताया। मैंने फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी, पर मैं अब किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच भी बहुत गलतियां हुई रिंकू से, पर अब अपनी पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के, ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादा दादी पोता पोती होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है, जो थोड़े बहुत पैसे मिले रिंकू ने लेने चाहे पर मैंने नहीं दिए क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले उसे फिक्स करा कर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज़्यादा करती।
मैंने अपनी रिंकू को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना और फिर अगली बार और बड़ी गलती करना। पर अब और कुछ नहीं, कुछ सोचते हुए उर्मिला जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी ज़रूर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके रिंकू और शिखा को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ उर्मिला जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। शिखा को जब पता चला कि उर्मिला जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था पर आप कहीं रहने लायक नहीं। उर्मिला जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूँगी। तो शिखा हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वो घर अब मेरे नाम है। उर्मिला जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाइए इन दोनों पर। उर्मिला जी का ये रूप देखकर मगरमच्छ की तरह रिंकू रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं, बस अब अगली बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिंकू, अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देंगी तो आपके पोते पोती का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। जैसे मैंने भोगी, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी होती है। वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज़ को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते और पति उन्हें देख भागकर उनसे गले लग गए। उन्होंने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम मिला वो आगे बढ़ने लगी। उन्होंने निश्चय किया था, इस बार वो किसी को माफ़ नहीं करेंगी। क्या हमें अपनी माँ के साथ ऐसा धोखा करना चाहिए? जो माँ हमेशा अपने बच्चों की गलती को माफ़ कर देती है, हमें उस माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटा के भी बटन होता है, उसको भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।